नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम और आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कैसे करें, उसका सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न और सबसे जरूरी बात कि क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी सीयूईटी के थ्रू होगा या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना स्वयं पेपर कराएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे। उसका सीट्स कितना है, उसकी फीस कितनी है और उसका सिलेबस क्या है। तो ये सभी बिंदुओं पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स 2024 के अंदर एलएलबी करना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है। इसमें हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट यहां से क्लियर हो जाए। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज, देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी, यानी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसका जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं जो एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। अगला पॉइंट हम उसमें डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर, सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और साथ ही साथ इसका मतलब कैसे सीयूईटी होगा या फिर ये सेल्फ अपना कराएगा। ठीक है, लास्ट ईयर कैसा रहा, मतलब हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करेंगे कि क्या सीयूईटी के थ्रू कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इन्होंने कौन सा सिलेबस या पेपर पैटर्न को फॉलो किया, क्या उसमें नेगेटिव मार्क्स है, नहीं है। ये तमाम बिंदुओं पे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पूरी जानकारी हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा है आपका कट ऑफ क्या रहता है और फीस और सीट्स कितनी है। एक चीज और भी है कि भाई सीट्स कितनी है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कट ऑफ और फीस सीट्स के साथ साथ कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पे एलएलबी कराया जा रहा है। जैसे अगर एक एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अब इसमें एलएलबी के लिए सिर्फ एक ही कैंपस में, मेन कॉलेज में ही एक कैंपस है जहां पे आपको एलएलबी कराया जा रहा है। पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसी चीजें नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा और ज्यादा मौका मिलता है, थोड़ी और सीट्स हैं और यहाँ पे 3 कॉलेज हैं। तो उन तीनों कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे कि वहां पे भी क्या पेपर पैटर्न रहता है, उसकी सीट्स कितनी है और कैसे उन कॉलेज में एडमिशन में मिल सकता है। तो इसमें भी हम यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये सभी बिंदुओं को हम आज यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आइए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको हम अब देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो देखिए एलएलबी, पहली बात तो यह है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी में आपको दिया गया है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या फिर अपीयरिंग भी हो सकते हैं। यानी अगर आपका 6th सेमेस्टर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो इसका एंट्रेंस एग्जाम का डेट है, एक्सपेक्टेड जो डेट है वो आप मान के चलो मई के लास्ट में या फिर जून में होने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर यही चीजें थी तो जून में बताया गया था, तो ये आप मान के चल सकते हो कि जून के अंदर इसकी चीजें आने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि देखिए अपीयरिंग यहाँ पे क्या दिया गया, जनरल के लिए 45%, ओबीसी के लिए 42% और एससी एसटी के लिए 40%, यानी इतने परसेंटेज आपको होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है वो सीयूईटी के थ्रू नहीं करा रहा है, वो स्वयं अपना पेपर करा रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो स्वयं करा रहे हैं तो उनका जो पेपर पैटर्न होगा वो बिल्कुल अलग होगा सीयूईटी से। ठीक है, उनका सिलेबस अलग होगा, उनका मार्क्स अलग होगा, उनका कट ऑफ अलग होगा, उनकी मार्किंग स्कीम अलग होगी, उनका मोड ऑफ पेपर एग्जामिनेशन अलग होगा। यानी सीयूईटी से बाहर है अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसकी जो चीजें हैं सीयूईटी से वो थोड़ी सी अलग है। अब वो सभी चीजें क्या है, सीयूईटी से अलग है, तो इसलिए इस वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो अलग पेपर पैटर्न है, उसकी मार्किंग स्कीम है, मोड ऑफ पेपर है, वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि देखिए इसका सिलेबस क्या रहता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पे एंड लगाया गया है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो वहां पे इंग्लिश से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हिंदी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी अगर लैंग्वेज की बात करें, यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि लैंग्वेज,
तो लैंग्वेज में आपको दोनों लैंग्वेज पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और हिंदी भी पढ़ना है। इंग्लिश और हिंदी कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो 25 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश से देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे, यानी टोटल जो आपको लैंग्वेज से क्वेश्चंस मिलेंगे वो 50 क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज से देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो कि लैंग्वेज आपको कितने अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहां से देखिए आप इंग्लिश और हिंदी को मिला के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला ये भी हम आपको डिस्कस करके जरूर बताएंगे इस वीडियो में, से वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जीके जीएस यानी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के बारे में, प्लस इसमें करंट अफेयर को भी ऐड कर लीजिएगा। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ्स का आपको एटलीस्ट अच्छे से करके जाना होगा। ठीक है, लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर करना होगा। यहां से भी आपको देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चंस, आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर से मिला के भी कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? तो यहां भी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं इसमें जो तीसरा इसमें रीजनिंग एंड मैथ्स है। रीजनिंग और मैथ्स में देखिए आपको कितने 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू लैंग्वेज एंड जीके जीएस, रीजनिंग एंड मैथ्स का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम है, या यूं है कि आधा है उसके मुकाबले, क्योंकि यहां पे मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे सिर्फ 25 पूछे जा रहे हैं वहां पे। अब उसके टॉपिक क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। लीगल एप्टीट्यूड यानी जो कानूनी योग्यता है, या फिर कह सकते हैं कानूनी ज्ञान के बारे में नॉलेज आपसे पूछे गए यहाँ पे। ठीक है, उसमें भी 25 क्वेश्चंस आपके पास यहां से पूछे जाएंगे। लॉ का पेपर है तो यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड यानी जो बेसिक कानून की जानकारियां होती हैं, जैसे टॉर्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लॉ के कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको लीगल मैगजीन कहते हैं, जैसे इंग्लिश में शब्दार्थ होते हैं, वैसे लॉ के फील्ड में लीगल टर्म्स होते हैं जिसको बोलते हैं लीगल मैगजीन। वहां से क्वेश्चंस पूछ देगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। ठीक है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के थोड़े बहुत बहुत बेसिक चीजें आपको वहां से देखने को मिलेगी, लेकिन वहां आपको करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम सिलेबस इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है। ये तो हमने आपको सिलेबस ओवरऑल बताया कि 4 स्टेजेस में बांटा गया सिलेबस को, कि लैंग्वेज पूछा जाएगा, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग, और साथ लास्ट में आपका क्या है, लीगल एप्टीट्यूड। पर अब हम बात करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न कैसे रहता है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है। तो देखिए, इलाहाबाद में एलएलबी के लिए जो पेपर पैटर्न है ये भी क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिसाब से ये, इसमें सीयूटी का कोई रोल नहीं है। जैसे सीयूटी के अंदर भी देखिए 75 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर ये क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन है, यानी आप यूं कहें कि जस्ट दुगना। सीयूटी में अभी 75 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन, दुगना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो पेपर पैटर्न है, सबसे पहला आप देखिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन ही होंगे। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सब में एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं जो समय दिया गया है, समय यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय यहाँ पे मिलेगा, यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन वहां पे करने होंगे। और सबसे जरूरी बात देखिए, ध्यान रखेगा, कान खोल लीजिए आप लोग, सबसे जरूरी बात यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसका मार्क्स नहीं कटेगा। अर्थात अगर इसको दूसरी भाषा में कहें कि आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। मान लो 150 क्वेश्चन है, आपको 70-80 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आ रहे हैं। अब 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास जनरली 160 नंबर आ गए। पर आप जो 50-60 क्वेश्चंस बचे हैं इसको छोड़ के मत आइएगा, इसमें दिमाग लगाइएगा और लास्ट मोमेंट तक कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, तुक्का मेथड, जो आपको समझ में है, पर आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट जरूर करिएगा। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि नो नेगेटिव मार्क्स है। तो अगर तुक्का, मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने तुक्का कर दिया, 100 क्वेश्चन आपको आ रहा था, अगर 50 में से 10 क्वेश्चन भी सही होगा तो आपका समझ लो आपका 20 नंबर बढ़ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में, और 20 नंबर आपको रैंक लाने में हेल्प कर सकता है। इसलिए अगर नो नेगेटिव मार्क्स है तो आपको इसका मतलब इसके एडवांटेज भी हैं, ये कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा कट ऑफ आ जाएगा, क्योंकि
अगर माइनस मार्किंग है तो सारे बच्चे इसको, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और कभी कभी 2-4 क्वेश्चन, देखिए क्या होता है ना कि भाई मेहनत तो काम आएगी आएगी, पर 10-5% तुक्का भी काम आ जाता है कभी कभी। तो वही चीज है कि अगर नो नेगेटिव मार्क्स है तो वहां पे वो रोल प्ले करेगा, पर मैक्सिमम चीजें आप पढ़ के जाओगे तो ही सिलेक्शन होगा, तुक्का के भरोसे नहीं रहना है आपको, ठीक है। कि बस अब नो नेगेटिव मार्क्स है तो भाई अब नहीं पढ़ेंगे, बस हो गया सर, यहीं पे वीडियो बंद कर दी, अब तो ठंडी है सोते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। आपको पूरा सिलेबस पढ़ाई करके जाना होगा। कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो इसके अंदर कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो इस चीज को देख के निश्चिंत मत होइएगा, ये आपको और संकट का कारण बना देगा, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ाई करना होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जो पेपर मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, यानी आपको जो पेपर देखने को मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को वहां पे मिलेगा। जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 300 मार्क्स का पेपर होगा। जो पेपर कितने मार्क्स के होंगे, 300 मार्क्स, यानी जो एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। और जो पेपर का मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी आपको कंप्यूटर पे नहीं देना होगा, पेन और पेपर पे वही गोला भरने वाला आपको पेपर यहाँ पे देना होगा। और साथ ही साथ जो एक क्वेश्चन है आपका, ये मैंने अभी आपको बताया था, एक क्वेश्चन जो आपका है वो 2 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो कोई भी नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे नहीं है। तो ये ओवरऑल आप पेपर पैटर्न अच्छे से देख लीजिए इस चीज को। जो भी बच्चे अगर एंट्रेंस एग्जाम इस बार देने वाले हैं, इस चीज को और सिलेबस को अपने एकदम जहां पे स्टडी टेबल पढ़ते हैं वहां पे एकदम लगा लीजिए इस चीज को, और कट ऑफ को भी लगा लीजिए कि इसके आर पार लाना है, इसके मतलब पार ही लाना है कट ऑफ के, ताकि आप अच्छे रैंक के साथ यहाँ पे एडमिशन ले सको। आइए हम थोड़ा सा इसके सिलेबस को भी थोड़ा सा क्या अच्छे से सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। जो हमने आपको इंग्लिश बताया था, इंग्लिश में देखिए आपको 25 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसमें है आपका इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। इसमें कुछ जो फेमस बुक्स होंगे उसके ऑथर्स के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में कुछ चीजें आप देख लीजिएगा, जैसे नाउन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड मीनिंग, इडियम एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग, नॉलेज ऑफ पोएम टाइप्स और प्रोवर्ब। मतलब ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से देख लीजिएगा, टेंसेस और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें आपको वहां पे थोड़ी बहुत देख लेनी है। बहुत हाई लेवल का नहीं, पर फिर भी आपको बहुत मतलब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तो इन चीजों का होना ही चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हिंदी का सिलेबस देखते हैं। तो हिंदी में भी देखिए आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब ये 25 क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बुक्स एंड ऑथर, पुस्तक और उसके लेखन के बारे में, हिंदी ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन, जैसे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस, जैसे संज्ञा, क्रिया, समास, सर्वनाम, संधि विच्छेद, तत्सम तद्भव, कारक, रस, छंद, अलंकार और विशेषण। तो ये हिंदी का सिलेबस है, यहां से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको। ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहां से बहुत बार मल्टीपल क्वेश्चंस रिपीट हुए आते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक जो है इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहां से भी 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और लैंग्वेज कह सकते हैं कि आपका रैंक निर्धारित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपको सीधे लैंग्वेज से ही मिल रहा है, तो वो आपको करके जाना होगा। देखिए जीके, जीएस और करंट अफेयर क्या है, एक समंदर है, ठीक है। तो वहां पे अब समंदर में आप कितना ही पढ़ोगे भाई, पर यह है कि अगर मान लीजिए तालाब है, तालाब का मतलब क्या है कि लैंग्वेज का पेपर हो गया। अब इसमें क्या है कि इंग्लिश और हिंदी का जो फिक्स सिलेबस है वहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलता है और मल्टीपल टाइम रिपीट भी हो जाता है। अब करंट अफेयर तो रिपीट हुआ नहीं मिलेगा ना आपको, पर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जहां पे रिपीटेड क्वेश्चंस या उसके आसपास के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, उस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छा क्या है आपके लिए कि आप उन्हीं टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा, यानी लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चंस है। अगर इसमें 50 क्वेश्चन में से अगर आपका 40 के आसपास भी सही होता है तो आप एक अच्छा रैंक के साथ सिलेक्शन पाओगे। मेरी बातों को आप ध्यान रखेगा कि अगर आपने लैंग्वेज में अच्छा स्कोर किया तो आप एक अच्छे रैंक के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, वहां से आप एलएलबी परस्यू करेंगे। तो बहुत अच्छे से लैंग्वेज करना है। अब ये मैंने कह दिया कि जीके जीएस बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि छोड़ देना है, क्योंकि वहां से भी 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको उसको भी बहुत समय देना है, पर इंग्लिश और हिंदी पे अच्छे से कमांड कर लेना है। मेरे कहने का तात्पर्य
ये था। अब जो आपका है लीगल एप्टीट्यूड, कानूनी योग्यता, ये भी 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो इसके अंदर देखिए क्या मिलेगा आपको। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा का कानून क्या होता है, कैसे संविदा किया जाता है, ठीक है। अगर कोई संविदा तोड़ देता है तो क्या उपचार है वहां पे, उन सभी बिंदुओं पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। अगला आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून, ये आपको जीके जीएस के अंदर भी मिलेगा, यानी जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है वो आपको वहां पे जीके जीएस के अंदर भी 2 4 10 देखने को मिलेंगे। अगला है आपका लीगल मैक्सिम, कानूनी सिद्धांत, लीगल टर्म्स, कानूनी शर्तें जो होती है, क्रिमिनल लॉ के आपराधिक कानून क्या होते हैं, अपराध के लिए क्या जरूरी होता है, एक्टस रिया मेंस रिया क्या होता है, अपराध कैसे होता है, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस कैसे होता है, इन तमाम जो बेसिक बिंदु है उन पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी बहुत ही बेसिक लेवल का इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हिंदू मैरिज एक्ट से बहुत बेसिक चीजें, हिंदू विवाह अधिनियम हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम विवाह अधिनियम हो गया, तलाक कैसे होता है, तलाक कैसे विच्छेद होता है, ठीक है। मुस्लिम लॉ के जो इंपॉर्टेंट केस लॉ थे, चाहे वो शाहबानो केस हो गया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे क्या शाहबानो केस में क्या हुआ, ट्रिपल तलाक जो केस था वो कैसा था, ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता हो गया, सीपीसी या फिर सीआरपीसी, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, अभी रिसेंट में जो तीनों बिल लाया गया है इन तीनों जगह पे, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के लिए नई 3 बिल लाए गए हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो रिसेंट लॉ से रिलेटेड मामला है, ठीक है। जब रिसेंट लॉ से रिलेटेड मामला है तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे बनते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सिलेबस देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है आपका, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, संवैधानिक जो कानून है, इसमें देखिए आपको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यानी भारतीय संविधान सभा कैसे बना, एक इतिहास क्या था, संविधान बनने का इतिहास क्या था, उसके बारे में पहला है पॉइंट हमारा। दूसरा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संविधान का स्रोत क्या है, ये देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग वो है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसके राज्य, यानी उसका जो बाउंड्री है कहां तक है वो कैसा है, ठीक है। आगे आपका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना हो गया आपका, सिटीजनशिप, नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी मौलिक अधिकार क्या होते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, पर ज्यादा आपको ध्यान किस पे देना, फंडामेंटल राइट्स ही करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक अपने आप में ही बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए हमारा जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो अब हमें पूरे संविधान को नहीं पढ़ना होगा, हमें उसके कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स को ही पढ़ने होंगे जो पीवाईक्यू में बार बार रिपीट हुए हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसमें यही टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना होगा। फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य हो गया आपका, यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव यानी संघ विधायिका और कार्यपालिका, अगला है स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव यानी राज्य विधायिका और कार्यपालिका, यूनियन एंड स्टैटिक जुडिशरी यानी संघ एवं स्थानिक न्यायपालिका, लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार, इमरजेंसी प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं आपातकालीन प्रावधान, और इलेक्शन, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करके जाना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है ज्योग्राफी, ये सब बहुत बेसिक करके जाना है, बहुत ही बेसिक एंड कम टाइम इसमें दीजिएगा, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, और वो थोड़ी बहुत जानकारी किससे रिलेटेड ज्योग्राफी में होनी चाहिए, तो वो टॉपिक्स ये हैं। जैसे पहला है आपका जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, यानी भारत के बारे में सामान्य जानकारी, भारत किन किन देशों से लगा है, उसकी सीमाएं किस किस देशों से लगी है, और सबसे बड़ी जो रेखा है वो किसके साथ शेयर कर रहा है, जो 2 देश के बीच की रेखा है उसका नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे मिल सकते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के। अगला आपका फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया यानी भारत के भौगोलिक स्वरूप जो है उसके बारे में, सॉइल क्रॉप्स एंड इंडिया यानी भारत की मिट्टी एवं फसल, कितने तरीके की फसल होती है, कैसे मिट्टी होती है, किस मिट्टी पे कौन सा फसल सबसे ज्यादा होता है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। मिनरल रिसोर्सेस हो गया यानी खनिज संसाधन के बारे में हो गया आपका। अगला है रिवर्स, लेक, वाटरफॉल यानी नदियां, झीलों, जल प्रपात के बारे में। इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, भारत के उद्योग एवं परिवहन के बारे में आप जरा सा देख लीजिएगा। ट्राइब्स ऑफ इंडिया यानी भारत की जनजातियां, और साथ में यूपी की भी जनजातियों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट यानी बहुउद्योगी नदी घाटी परियोजना, जो बहुत फेमस है वही देखना है, और बहुत ज्यादा नहीं देखना है। ऐसे भी रिवर की बात करें तो जो बहुत फेमस है, जैसे जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदियों के बारे में, ये सारी चीजें आपको वहां पे देख लेना है।
नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और जीव मंडल, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे वही देख लेना है। हर नेशनल पार्क को आपको लेके नहीं बैठना, उन सभी चीजों को नहीं तैयार करना है। जो बहुत फेमस है, कहां पे लोकेटेड है, इतना ही देख लेना है, ठीक है। बहुत आपको डेप्थ में नहीं जाना है। क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में, ठीक है। सिलेबस देखिए थोड़ा बहुत वास्ट है, पर अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी की, प्रॉपर डायरेक्शन में, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स मिलेगा, ब्रह्मांड मिलेगा, सोलर सिस्टम, सौर मंडल मिलेगा, साइड बोर्ड, स्थल मंडल मिलेगा, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप मिलेगा, वाटर बोर्ड्स, जल मंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल आपको मिलेगा, वर्ल्ड ओशन, रिवर, लेक्स, विश्व के महासागर, नदियों एवं झीलों। और ये वो अगेन यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पे वही चीज ये करना है जो बहुत फेमस है, ठीक है। अगला है आपका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विश्व के विनिर्माण उद्योग के बारे में देख लेना है। अब जरा सा हिस्ट्री का भी सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि जीके जीएस में देखिए हिस्ट्री भी आपके लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री में भी देखिए 3 भागों में उसको बांटा गया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, जो कि बहुत बड़ा सिलेबस है। पर उसमें भी क्या सिलेक्टेड पॉइंट्स हमें पढ़ना है, आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है, पहला इसमें आता है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब प्राचीन इतिहास की बात करें, प्राचीन इतिहास में देखिए क्या पढ़ना है हमें। तो सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, वहां पे कैसे लोग रहते थे। जैन धर्म के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में, नाम, पिता का नाम, कहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहला उपदेश कहां दिया, ठीक है, मृत्यु कहां पे हुई, ऐसी चीजें, ठीक है। राइज ऑफ मगध स्टेट, मगध राज्य का उत्कर्षण, मौर्य अंपायर, मौर्य साम्राज्य या गुप्ता साम्राज्य के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी। जैन और बुद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। मेडिवल मध्यकालीन इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो अरब अटैक ऑन इंडिया, यानी भारत में अरबों का आक्रमण, ठीक है। अगला है आपका महमूद गजनी, महमूद गजनी हो गया आपका, मोहम्मद गौरी, सल्तनत पीरियड, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, मुगल अंपायर और राइज ऑफ मराठास। ये वो टॉपिक है जो थोड़ी बहुत जानकारी आप यहाँ पे रख लीजिएगा, वहां से 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अराइवल ऑफ यूरोप इन इंडिया, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल के बारे में, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया आपका, यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इसमें भी आपको क्या देखना है, किसके किसके बीच हुआ था, कौन जीता, कौन हारा और कब हुआ था। बहुत ऐसा इन डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको यही बेसिक, क्योंकि एमसीक्यू फॉरवर्ड में है, ठीक है। तो आपसे कोई लिखवाएगा नहीं कि पूरा बताओ उसके बारे में। आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछा सकता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है तो किसके किसके बीच हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कब हुआ था। तीसरा हो सकता है कौन जीता था। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब शुरू हुआ था, ऐसा पूछा जा सकता है वहां पे। तो वही बेसिक चीजें आपको याद रखना है। देखिए टॉपिक्स में भी क्या पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है तो पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इतिहास आपको नहीं पढ़ने बैठ जाना है वहां पे। जैन धर्म के बारे में पूरी उसकी जैन धर्म के बारे में पुस्तक लेके नहीं बैठ जाना है, बुद्ध धर्म के बारे में पूरा पुस्तक लेके नहीं बैठना है। बस उसकी जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जहां से क्वेश्चन एमसीक्यू फॉरवर्ड में पूछा जा सकता है, उन्हीं बिंदुओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। बहुत इन डेप्थ में नहीं जाना है वहां पे। आगे हम बात करें इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स से भी जीके जीएस में ये पार्ट है, यहाँ से भी 2-4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। अभी बजट से बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, करंट अफेयर का पार्ट है वो। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय इनकम क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक आयोजन क्या होता है, पॉवर्टी गरीबी के बारे में, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है यानी भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में। अगला एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कृषि विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन। अगला है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति के बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है। करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 5-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अभी बहुत सारे जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस हुए हैं जो करंट अफेयर में क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से कर लेना हो। प्लस इसके साथ साथ आप ये कुछ पॉइंट्स देख लीजिएगा करंट अफेयर के अंदर, जैसे नेशनल न्यूज जो राष्ट्रीय स्तर समाचार जो है, जो नेशनल लेवल पे न्यूज है उसको आपको देख लेना है। इंटरनेशनल न्यूज देख लेना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर जो चीजें हो रही है उसके बारे में देख लेना है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो चल रही है उसके बारे में, सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं। अगला आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा सा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में यानी राजनीति और शासन में जो चीजें बदलाव की जा रही हैं उसके बारे में बात कर लेना है। स्पोर्ट्स और अवार्ड यानी खेल और पुरस्कार से रिलेटेड, अभी देखिए भारत रत्न दिया गया है, किसको दिया गया अवार्ड, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकता है,
ठीक है। तो भारत रत्न अभी रिसेंट में ही बिहार के जो एक्स सीएम थे उनको दिया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को वहां पे मिल सकता है, क्योंकि ये देखिए, और हमें लग रहा है यहां से दिल से आवाज आ रही है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारत रत्न वाला, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक, यानी कृषि विज्ञान और तकनीक से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और जिसमें देखिए जिस भी क्वेश्चन में लगता है कि दिल से आवाज आती है वैसे क्वेश्चन सच में पूछे जाते हैं। तो भारत रत्न से या अवार्ड जो है वहां से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाला है, देखिए एंट्रेंस एग्जाम में। अब हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग का देखिए सिलेबस क्या रहता है आपको। पहला नंबर सिस्टम, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अगला आपका ब्लड रिलेशन, एनालॉगी टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग, वाटर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, काउंटिंग फिगर्स, डाइस, क्लासिफिकेशन। अब मैं इतनी जल्दी जल्दी ये टॉपिक्स बता दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी जल्दी से हम लोग यहाँ पे कवर कराएंगे। हमारे जो फैकल्टीज है जो आपको मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे, जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इन डेप्थ में, इन डिटेल में फिर से एक एक टॉपिक को और अच्छे से बताएंगे। मैं एक ओवरऑल आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, जहां पे मैं बता रहा हूं कि ये सभी चीजें आपके सिलेबस में है और इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसलिए मैं बस नाम बता दे रहा हूं आपको कि रीजनिंग के अंदर ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं मैथ में। गणित की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि हो गया, परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो इन प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वो मैथ्स के टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप देख लीजिए ये मैथ्स के सिलेबस है, इसको आपको पूरा अच्छे से करके आना है, ठीक है। आगे हम अगर बढ़े यहाँ पे तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसमें सीट्स कितनी है, तो एयू में देखिए यहाँ पे आपको 3 कॉलेज देखने को मिलेंगे। पहला कॉलेज जो है आपका वो मेन कैंपस है, क्या है, मेन कैंपस। दूसरा है आपका यहाँ पे सीएमपी, और तीसरा है आपका इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, एडीसी करके होगा, ठीक है, एडीसी है वहां पे, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ठीक है। इसमें देखिए जो आप अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे देखिए अलग अलग है। मेन कैंपस में थोड़े से फीस कम है, ये यहाँ पे आपको 5500 के आसपास मिलेगा, ठीक है। आपकी जो फीस लगने वाली है 4500 से लेके 5000 तक। ये जो कॉलेज है इसमें वेरिएशन है, मेन कैंपस में होगा आपके 2-4-500 रुपए फीस कम होगी। अगर सीएमपी की बात करें वहां पे थोड़ी सी 300-400 फीस ज्यादा होगी, और एडीसी कॉलेज की, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सीट्स, तो देखिए सभी कॉलेज जो ये तीनों सीट्स हैं यहाँ पे, तीनों कॉलेज में मिला के 375 सीट तीनों में, यानी आप कह सकते हो 975 या 1000 के आसपास यहाँ पे सीट्स हैं तीनों कॉलेज को मिला के। यानी आप कह सकते हो कि लॉ करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय होने वाला है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सीट्स देखिए हर कॉलेज में, और तीनों कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं। और बड़ी बात यह आपको वहां पे सेशन कोड मिल जाएगा, आपको वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोड मिल जाएगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको वहां पे हाई कोर्ट भी है। तो जो बच्चे अगर प्रॉपर लॉयर के बनना चाहते हैं, या फिर अगर उनका लिटिगेशन की तरफ रुझान है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रह सकता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स देखिए बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको हाई कोर्ट भी है जहां पे आप जाके इंटर्नशिप सीख सकते हो वर्क को, ठीक है। जो कि बनारस के अंदर वो चीजें मिसिंग है। यहाँ पे आप जुडिशरी के लिए, हालांकि पढ़ाई अच्छी होती है बीएचयू के अंदर, पर यहाँ पे आप वो चीजें मिस करोगे। आपको अगर लिटिगेशन में जाना है तो आपको इलाहाबाद जाना होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उतनी ज्यादा चीजें आप नहीं सीख पाओगे। आपको थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट अगर हाई कोर्ट में जाना है तो वहां पे जाना पड़ेगा। पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वहां पे आपको पास में ही हाई कोर्ट देखने को मिलता है, जहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत सारे आपके जो सीनियर होंगे कैंपस के वहां पे ऑलरेडी आपको हेल्प भी करने के लिए होंगे। आगे हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ में देखिए तो जनरल है इनका लगभग 165 प्लस, यानी 300 में से अगर 165-70 के आसपास आ रहा है तो आप अपना मान सकते हो कि आपका सेफ स्कोर, आप वहां पर एडमिशन मिल सकता है। आप मान के चलना है 170 प्लस का, ठीक है, 170 प्लस का टारगेट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 160 प्लस मान लीजिएगा। सब में 5 नंबर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक सेफ स्कोर आप मान सकते हैं। ये लास्ट ईयर के कट ऑफ रहे हैं, पर आप 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ही मान के चलेगा, क्योंकि नो नेगेटिव मार्क्स है तो थोड़ा सा मार्क्स इसमें बढ़ेगा ही। ओबीसी की बात करें तो 150 मार्क्स तक है, और एससी एसटी की बात करें तो 130-120 तक अगर आपका मार्क्स है तो आपको वहां पे एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। और अब सबसे बड़ी बात, कितना बड़ा जो सिलेबस हमने आपको बताया था, अब उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस अगर खुद से अगर जाएंगे ना आप तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। किस टॉपिक के कितना वक्त देना है यही आपको नहीं पता होगा, और आप बहुत ज्यादा वक्त उन टॉपिक पे भी, मतलब ऐसे गलतियां बच्चे करते हैं जनरली एंट्रेंस एग्जाम में, कि
जो टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहा है वहां पे भी 10 घंटा दे रहे हैं, जो टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ रहा है वहां पे 10 घंटा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, जहां पे 10 क्वेश्चन आ रहा है वहां पे थोड़ा समय बढ़ाइए, जहां से कम क्वेश्चन आ रहा है वहां पे थोड़ा कम समय दीजिए, क्योंकि आपको देखिए मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, यानी 150 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपको मैक्सिमम टाइम वहां देना है जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक से। उसके लिए हम देखिए हाउ टू प्रिपेयर जो आपका था, उसके लिए सबसे बेस्ट वन सॉल्यूशन लेके आए आपके लिए। क्या है वो? एंट्रेंस एग्जाम की तो पूरी तैयारी है 2024 के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कि आप घर बैठे ही कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो देखिए हम अपना कोर्स ला चुके हैं और कोर्स हमारा लग भी चुका है, जहां पे हम क्या कराने वाले हैं, आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स कराएंगे। जितना भी मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया वो पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वो कवर कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे या तो यूपी बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वो दोनों भाषाओं में हम लोग वो क्लासेस लेने वाले हैं। क्लास के नोट्स और सिलेबस शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे वहां पे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, जैसे आपको कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दिया जाएगा, ताकि आप वहां पे एमसीक्यू फॉरन में प्रैक्टिस कर लो। चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप अपनी मतलब सीखे हुए को इंप्लीमेंट करके यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो और अपना रैंक समझ सकते हो। वहां पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मॉडल पेपर आपको 5 सालों का दिया जाएगा। मॉडल पेपर 5 सालों का दिया जाएगा और पूरा गाइडेंस रहेगा आपको टिल एडमिशन तक। आपके एडमिशन तक पूरा गाइडेंस हम लोग आपको वहां पे देने वाले हैं, और ये सब कुछ हम लोग बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर एज जस्ट 2000 रुपीज के अंदर हम लोग यहाँ के लाने वाले हैं। जितनी भी मैंने बुक्स बताई थी वहां पे, वो सारी बुक्स अगर आप लेने चाहोगे मार्केट में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, करंट अफेयर के लिए, आपको जीके जीएस के लिए, वो सब बुक मिला के 3-4 हजार की तो आपकी बुक ही पड़ जाएगी और सारी बुक आप कवर भी नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हो, आपको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे आपको सारे क्लास नोट्स और नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे हमारी तरफ से, जिसको आप प्रॉपर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही नॉमिनल फीस 2000 रुपीज में पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कंपटीशन थोड़ा सा रहता है BLLB और BLLB कोर्सेज में, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करना होगा। और इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो प्ले स्टोर पे जाना होगा, प्ले स्टोर पे जाकर DNS एजुकेयर ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा, वहां पे LLB कोर्स लगा होगा, आप वहां पे जाके उसमें बाय नाउ करके रजिस्टर हो सकते हो। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 6387986764 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और साथ ही साथ जो बच्चे यूट्यूब पे भी जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी प्लेलिस्ट और बहुत सारा जो कंटेंट है हम यूट्यूब पे भी आप लोग के लिए देने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा और एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सिलेबस है, उससे रिलेटेड आपको हम सारी चीजें यहाँ पे देने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।